साथियों, आज इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट नेम आईपा है, उसका राज्य अधिवेशन संचालित हो रहा है। इस अधिवेशन में उपस्थित सभी गणमान्य जो मंच पे पदस्थ स्थान ग्रहण किए हुए साथी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी मूल निवासी बहुजन समाज के महानायक और महानायिकाएं, जिनका फोटोग्राफ्स इसमें आप देख रहे हैं, मूल निवासी बहुजन समाज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के सभी महानायक और महानायिकाएं जो हमारे समाज के लिए आंदोलनरत रहे, आंदोलन किया, उनको भी नमन करता हूं। मैं ज़्यादा भूमिका न देते हुए कंक्लूजन पर आऊँगा, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना पड़ता है और समय की महत्ता भी होती है, और समय 4 बजे इस अधिवेशन को समाप्त करना था। लेकिन वामसेव की जो कारवां है और जो वामसेव का अवेकनिंग प्रोग्राम रहा है, उस अवेकनिंग प्रोग्राम के माध्यम से थ्रू सोशल मीडिया हमारे बहुत सारे सोसाइटी में, समाज में साथियों ने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के साथ साथ गुणवत्ता संगठन का, समाज का ग्रहण किया, जिसके चलते किसी भी अधिवेशन में समय से ज्यादा हम लोग समय ले लेते हैं। ऐसा अवेकनिंग का प्रभाव है जो हमें दिखाई देता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके जो समय है मुझे कंक्लूजन करने का, उस समय में ज़्यादा समय न लेते हुए कंक्लूड करूंगा, क्योंकि विषय के संदर्भ में हमारे वक्ता साथियों ने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के बीच में अपनी बातों को डिलीवर किया है, मैसेज को डिलीवर किया है, कन्वे किया है, और आप लोगों ने उसे ग्रहण भी किया है। तो साथियों, आज का जो सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ओबीसी एवं वर्तमान में एससी एसटी को क्रीमी लेयर लगाना, क्या यह सामाजिक राजनीतिक षड्यंत्र है? एक गंभीर चिंतन। दूसरा सब्जेक्ट है आईपा, संगठन का विस्तार किए बगैर मूल निवासी बहुजन समाज का आजादी का आंदोलन सफल किया जा सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और तीसरा है, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील हों, उस समाज पर दुश्मन आंख उठाकर देख नहीं सकता। एक रिफरेंस है, एक संदर्भ है, और वह संदर्भ है काका कालेलकर आयोग के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 में रखा था। ये सब्जेक्ट बनाया हुआ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संदर्भ, अभी जो संदर्भ में हम लोगों ने लिया है और विषय बनाया है, वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काका कालेलकर आयोग
कि जो काका कालेलकर अध्यक्ष है उसके सामने ये बात रखी थी, जिसको हम लोग सब्जेक्ट मिलाकर के आप लोगों के बीच में जाए, हमारे साथियों के बीच में जाए, हमारा साथी इंफॉर्मेशन में ले, इंफॉर्मेशन में लेने के बाद एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करने के बाद अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करे और ज्ञान का बढ़ोतरी करने के बाद वो हुनरमंद हो जाए और हुनरमंद होने के बाद समाज का जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में पार्टिसिपेट यानी सहभाग करे, सहभागिता करे। इसलिए ये तीनों विषय लगाया हुआ है। ये विषय आसान नहीं। तो साथियों, इस बात को ध्यान में रख करके मैं पिन पॉइंटेड ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट जो है वह कास्ट नहीं है बल्कि क्लास है। अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं, क्लास। और इसके पीछे क्रीमी लेयर जब लगा उस समय जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, वो ओबीसी के थे, महाराष्ट्र के समय। आप लोगों को आश्चर्य नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, और वह भी छत्रपति साहू महाराज के घराने के अदर बैकवर्ड का क्लास के चीफ जस्टिस थे। 1992 में जब ये लगा उस समय वो थे ओबीसी के। लेकिन होगा क्या, क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्यों नहीं इस पर प्रतिरोध किया? इसका कारण डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम के करने के पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने मेंबर थे 308, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जो रिजर्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो जब रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को 17 अगस्त 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड के माध्यम से, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, 1932 में आजाद हुआ था क्या भारत? कब हुआ था आजाद? 1947 में। कितने साल बाद? 15 साल बाद। लड़ाई, आंदोलन बिना जानकारी का नहीं हो सकता, तो जानकारी अत्यंत आवश्यक है। और जानकारी अपने इतिहास से आती है। अपना इतिहास जो है ब्राह्मणों ने जला दिया, अपना का मतलब हमारा मूल निवासी बहुजन समाज का, उसने जलाया है, हाइड किया है, छुपाया है, तो आप कैसे जानोगे? इसलिए ये जानना भी जरूरी है। साहब बोल रहे थे कीर्ति पंवार साहब कि जो अपनी इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं करता और नहीं कर सकता। दैट्स कोटेशन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक कोटेशन बाबा साहब की है। तो साथियों, हेलो, मैं ये बात बता रहा था कि जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अंग्रेजों से कॉमनवेल्थ अवार्ड के माध्यम से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन लाया, कॉमनवेल्थ अवार्ड के समय में भी यह मामला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के आ गए थे, लेकिन यह संवैधानिक नहीं था। इंडिया उस समय आजाद नहीं था, अंग्रेजों ने दिया था। तो अंग्रेजों ने दिया था
और 1942 में 1932 17 अगस्त 1932 और 1942 का जब देखेंगे आप इतिहास तुलना करेंगे तो कम्युनल वार्ड अंग्रेजों ने दिया, बहाल किया ना। बाबा साहब अंबेडकर 1942 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से अंग्रेजों ने उनको लेबर मिनिस्टर बनाया। लेबर मिनिस्टर 1942 में, भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। डॉक्टर बी आर अंबेडकर लेबर मिनिस्टर कब बन गए? 1942 में। मतलब अंग्रेज के समय में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लेबर मिनिस्टर बने। आजादी 1947 के बाद 1951 में जो लोकतंत्र बहाल हुआ, उस समय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हरवा दिया गया। कौन हराया? अंग्रेजों ने उनको लेबर मिनिस्टर बनाया और अंग्रेज बना दिए। ब्रिटिश इंडिया में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लेबर मिनिस्टर हैं। और इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले चुनाव लड़ा तो उनको काजरोलकर नाम का व्यक्ति, जो कांग्रेस का था, जिसके बारे में 20-25 हजार की बात सीएल राय साहब बोल रहे थे, उसने हरा दिया काजरोलकर ने। आप ही के कब से सर? भंडारा से। देखिए सर, भंडारा से है तो काजरोलकर ने हरा दिया। काजरोलकर ने नहीं हराया, सिस्टम ने हराया। कौन सिस्टम? वर्ण व्यवस्था पर आधारित सिस्टम। और उस सिस्टम के वाहक, उसके चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले यूरेशियन ब्राह्मण। यूरेशियन ब्राह्मण। तो साथियों, ये आप लोग को, हम लोग को समझना होगा। मैं इस बात को कह रहा था कि क्रीमी लेयर कैसे आया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कशन एंड डिबेट होता है, 308 जो मेंबर्स थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे और संविधान समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने चंद्रिका प्रसाद जी, बिहार के रहने वाले, वो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे। पंजाब राव देशमुख जी मेंबर थे हरियाणा से। गुरदयाल सिंह चौरसिया उत्तर प्रदेश से थे, वो अभी मेंबर थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उन लोग को बुला करके बोला, भाई आप लोग जो हो रिप्रेजेंटेशन की बात क्यों नहीं करते हो? रखना चाहिए, ओबीसी हो, बैकवर्ड हो, रखना चाहिए। तो उन लोगों ने इस बात को रखा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और राजेंद्र बाबू में बातें हुई और बातें होने के बाद पटेल को यह मैसेज गया। पटेल जी मिलने के लिए बाबा साहब के पास आए और कहे कि बैकवर्ड। अरे भाई, अब किसको आप बैकवर्ड मान रहे हो? शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड, शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड, दोनों को आपने अधिकार दे दिया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। अब किसको आप मान रहे हो? Who are the backwards? और बैकवर्ड्स कौन? तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ग्रेजुएटेड एडवोकेट थे, लॉयर थे, वकील थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी स्नातक वकील थे, एक स्नातक वकील। गांधी जी नॉन मैट्रिक बैरिस्टर थे। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। राष्ट्रपिता हम लोग मानते हैं, मानते नहीं, थोपा हुआ है
और हम लोग इम्प्लाई लोग हैं तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग बामसेप में हैं, बामसेप में काम किया है, सीना ठोक करके हम लोग बोलते हैं। उतना अकल वामन में श्राम ने दे दिया है, उस पर नहीं जाऊंगा। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पटेल ने कहा कि आपने शेड्यूल कास्ट को दिया, शेड्यूल ट्राइब्स को दिया, अब कौन बैकवर्ड है? तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को समझने में देरी नहीं लगी कि एक वकील दूसरे वकील के का जवाब दे रहा है, तो इसका जो प्रश्न है वो या इसका मेरे प्रति जवाब है, इसके प्रश्न में ही प्रश्न रख देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सही कह रहे हो पटेल। और डॉक्टर बाबा साहब ने कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो थे उन लोग को समझाया, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इस अधिकार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है पटेल साहब, मैं यही बात संविधान में लिख देता हूं कि आगे कौन पिछड़ा। अब आगे कौन पिछड़ा है यही मैं लिख देता हूं। और उन्होंने लिखा संविधान में कि एक आयोग होगा, जब ये शासन बनेगी, राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा, राष्ट्रपति अपने अधिकार से एक आयोग का गठन करेंगे, और वो आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, और उस आयोग के माध्यम से शेष छूटे हुए लोगों का सामाजिक शैक्षणिक सर्वे किया जाएगा, और उसके आधार पर जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होंगे उनको रिप्रेजेंटेशन बहाल किया जाएगा। ऐसा उन्होंने लिखा संविधान में। वही 340 आर्टिकल्स हो गया। लेकिन ये 340 आर्टिकल्स 1950 में गणतंत्र लागू हुआ, यानी संविधान लागू हो गया, और 92 यानी 42 वर्ष तक ये मामला छुपा करके रहा, और छुपा करके रहा, और लड़ाई लड़े। जैसे इन्होंने कहा साहब ने कि विश्वनाथ प्रताप जी का मैं चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, अगर इस देश में राजा बनना है तो राजा बनने के लिए ओबीसी को अपने पक्ष में लेना होगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी ये समझ गए थे। क्यों समझ गए थे? ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके नीचे ही क्षत्रिय होता है। हम भी तो उसी वंश के हैं। वो क्षत्रिय जो है ब्राह्मण के नीचे ही होता है। वर्ण व्यवस्था जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण के नीचे होता है। और ब्राह्मण ऑलवेज अपने को सुप्रीम रहा है, रहने की व्यवस्था करके रखा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह को ये बात समझ में आई होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आई होगी कि भाई ब्राह्मण सबसे टॉप पर है, वो शासन करता है, और उस शासन में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों पर शासन करता है। हमको ब्राह्मण पर शासन अगर करना है तो शूद्र जो है, क्षत्रिय, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय 7.5%, वैश्य 6%, और ओबीसी ये शूद्र कितना 90%, उसमें इंक्लूड अछूत इंक्लूड कर दीजिए, अछूत को भी। तो 90% को जब हम साथ में नहीं लेते हैं, और 90% में सबसे बड़ा हिस्सा 52% ओबीसी, तो ओबीसी के मुद्दा को यदि हम टेक ओवर करते हैं तो हो सकता है कि हम किंग बन जाए। इसको उन्होंने हथियार बनाया और कहा कि हम लोग जब आएंगे सरकार में तो मंडल कमीशन लागू करेंगे। आए, मंडल कमीशन भी लागू किया। लागू करने के बाद, मंडल कमीशन लागू करने के बाद कोर्ट में गए। कौन गए? शेड्यूल कास्ट के लोग गए, कोई शेड्यूल ट्राइब्स का लोग गया था, लोग सवर्ण गए थे, सवर्ण उज्जवल सिंह गए थे,
कोई शेड्यूल कास्ट का नहीं गया, शेड्यूल ट्राइब का नहीं गया। एक स्वर्ण मंडल कमीशन लागू करता है, दूसरा स्वर्ण मंडल कमीशन के विरुद्ध में कोर्ट में जाता है, दूसरा स्वर्ण मंडल कमीशन के विरुद्ध में जाता है, और जाने के बाद लड़ाई होती है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए जजेस साहब लोग हैं, उनके बारे में मामून मेश्राम साहब आप लोगों को बहुत कुछ बातें बोले हैं, मैं नहीं बोलूंगा। वो इतना तक बोले हैं, जज कोई खुदा नहीं होते। वो मेश्राम साहब बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। जज कोई खुदा नहीं होते, और ऐसे जजों के पिछवाड़े पर 10 लात मारनी चाहिए और एक गिननी चाहिए। जो हमारे साथ यानी मूल निवासी बहुजन समाज के साथ कॉन्स्पिरेंसी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो क्या षड्यंत्र किया? एक शब्द लगाया, एसीबीसी, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ये शब्द भी इसलिए जन्म लिया कि पटेल साहब जिस समय बोले थे, उस समय इकोनॉमिकली क्राइटेरिया पर उन्होंने कहा था नहीं, शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत हैं, शेड्यूल कास्ट अछूत को सामाजिक बहिष्कृत किया जाता है, शेड्यूल कास्ट अछूत है, अस्पृश्यता है, इनमें पढ़ाई लिखाई की कमी है, लेकिन इसमें ओबीसी में सछूत लोग हैं, अछूत नहीं, सछूत है, टचेबल्स। शेड्यूल कास्ट इज नॉट टचेबल्स, यानी इनटचेबल्स। शेड्यूल ट्राइब्स इनटचेबल्स, शूद्र टचेबल्स, ओबीसी टचेबल्स, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से इनका जो स्तर है वह उठा हुआ है। इकोनॉमिकली क्राइटेरिया उस समय बहस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन एंड डिबेट में, वो डाला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसका आधार लेकर के ये जजेज लोग जो हैं वह 1992 में एसीबीसी, सोशली एजुकेशनली नहीं, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास घोषित किया और क्रीमी लेयर लगाया। और क्रीमी लेयर लगा करके उस समय जब क्रीमी लेयर लगा तो हम लोग वामसिफ से पैदा हुए लोग इंजीनियर्स हैं, आज इंजीनियर्स का संगठन चला रहे हैं, लेकिन वामसिफ से पैदा हुए लोग हैं, वामसिफ के मेंबर हम लोग। उद्देश्य क्या है वामसिफ का? अपने महापुरुषों के गोल को, निर्धारित जो गोल है महापुरुषों का, उसको पूरा करना। उस गोल को पूरा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों, एसी और बीसी जो है, एसीबीसी सोशली एंड इकोनॉमिकली क्राइटेरिया को लगा करके क्रीमी लेयर लगाया और साजिश क्या किया, 8 लाख आज के डेट में क्रीमी लेयर का स्लैब है ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस में 8 लाख जिसका होगा वो क्रीमी लेयर में वो ईडब्ल्यूएस में आएगा, स्वर्णों के लिए किया। ये कॉन्स्पिरेसी समझते हैं। लड़ाई यहां होगी, लड़ाई का टर्निंग पॉइंट ये है कि ओबीसी का अगर आज के तारीख में 8 लाख क्रीमी लेयर 8 लाख आय होता है, वो क्रीमी लेयर में आएगा, यानी उसके बच्चे को रिजर्वेशन यानी रिप्रेजेंटेशन से मुक्त होना पड़ेगा, दूर रखा जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस में 8 लाख रुपया एक्सेप्ट क्यों? इस बात को ध्यान में रखना होगा, ये सारी बात को ध्यान में हम लोग को रखना है। तो साथियों, ये उस समय हमारा संगठन ने कहा था कि आज शेड्यूल कास्ट ओबीसी पर है, अभी सुप्रीम कोर्ट का आया, यहां आकर के शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट पर भी वो लगाने की बात किया है, जजमेंट में कर दिया है। उसका जो जजमेंट है उसमें पैरा में आ गया है। और उपवर्गीकरण की बात जो है, वो उपवर्गीकरण की बात भी उसने किया है। अब उपवर्गीकरण करे, इसके लिए हमें आपत्ति नहीं है, संगठन को आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले कास्ट सेंसस करे,
ये आपत्ति है। कास्ट सेंसस करे, अगर शेड्यूल कास्ट में यहां बिहार के अंतर्गत 22 जातियां हैं, अगर 22 जातियों को कितना पॉपुलेशन किस जाति की है, शेड्यूल ट्राइब्स की जो जातियां हैं उसकी कितना है, ओबीसी की जो जातियां हैं उसकी कितनी है, और किस जाति के सेंसस के आधार पर कितने उसमें ग्रेजुएट है, कितने मैट्रिक है, कितने इंटर है, कितने इंजीनियर है, कितने डॉक्टर है, कितने प्रोफेसर है, कितने वकील है, कितने टीचर है, कितने आईएएस है, कितने आईपीएस है, कितने सीओ है, कितने बीडीओ है, कितने मार्केटिंग अफसर है, कितने बीसीओ है, ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर, कितना बीओ है, ऐसा अगर निकाल करके देता है तब में पता चलेगा। जैसे यहां लागू कर दिया था, इसको समाप्त किया कोर्ट ने। तो साथियों, ये साजिश जो है हम लोग को समझना चाहिए, और ये साजिश इसलिए समझना चाहिए कि आइडियाज ऑफ रिजर्वेशन जो था वो फूले का था, इंप्लीमेंटेशन जो था छत्रपति साहू महाराज का था, और डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के था। ये रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन आसान चीज नहीं है। ब्राह्मण के रिजर्वेशन के विरोध में पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा लोग क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, हमारा भाई नेता जो लोग है वो क्या कहता है, नहीं चाहिए। ब्राह्मण चाहता है कि नहीं, खत्म होना चाहिए रिजर्वेशन। आखिर रिजर्वेशन कौन सी चिड़िया का नाम है भाई कि उस चिड़िया को मार देना चाहता है? ऐसी ये चिड़िया है रिजर्वेशन। इससे आपकी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ होती है, इससे सुदृढ़ होती है। और आज के तारीख में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है, शेड्यूल ट्राइब्स का नहीं पूरा हुआ है, ओबीसी का नहीं पूरा हुआ है, इतना ही में दुश्मन जो है घबराया हुआ है। पूरा हो जाएगा उस दिन क्या होगा, साला धरातल में आ जाएगा, धरातल में आएगा। इसलिए वो चाहता है रिजर्वेशन न रहे, रिप्रेजेंटेशन समाप्त किया जाए। तो साथियों, ये हमारा और आपका विरोध तो है ही। सबसे बड़ा विरोध फूले के विरोध में है, यूरेशियन ब्राह्मणों का, छत्रपति साहू महाराज के विरोध में है, और इन दोनों के आंदोलन को लिपिबद्ध करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और हम सबों को जागृत और जागरण करने वाले, संवैधानिक व्यवस्था देकर के अधिकार बहाल करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बाइकआउट करने का काम ब्राह्मण कर रहे हैं। ये मामला है, क्योंकि आइडियाज ऑफ रिजर्वेशन फूले की है सर, इंप्लीमेंटेशन साहू ने किया था 1902 में अपने जन्म दिवस के अवसर पर कोल्हापुर रियासत में। फूले ने सोचा, उनके विचार में आई, इंप्लीमेंटेशन साहू ने किया, दोनों ओबीसी, और डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया। शेड्यूल कास्ट, महार, अछूत, विश्व के सबसे विद्वान, भारत के संविधान निर्माता, बुद्ध के आइडियोलॉजी को समाप्त करने वाले ब्राह्मणों को मात देते हुए बुद्धिज्म को जिंदा करने का काम भारत में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा भूमि से प्रारंभ किया। क्या सर? तो इस बात को ध्यान में रख करके साथियों, ये लड़ाई हमारी और हमारे और उसके साथ ही नहीं, हमारे महापुरुषों के साथ वो लड़ रहा है। और इसलिए लड़ रहा है कि उसके इतिहास और आइडियाज को अगर समाप्त कर देते हैं तो इनका समाप्त हो जाएगा। संविधान में सारा आइडियाज आ चुका है ना। अरे भाई, फूले और साहू की लड़ाई, पेरियार की लड़ाई, बुधा की लड़ाई प्रथमतः समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, ऐसा जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के प्रियम्बल में लिखा। तो संविधान पर अटैक कर रहे हैं, और संविधान पर अटैक करने का मतलब यह है, हम लोग सोचते हैं संविधान पर अटैक कर रहा है
संविधान पर अटैक कर रहा है, महापुरुषों पर अटैक किया है, जिन महापुरुषों ने व्यवस्था दी और व्यवस्था देकर के उसकी एक ग्रंथ बनाई, एक किताब बनाई कि आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो इसको पढ़ेगी, समझेगी और यही उसका आंदोलन और लड़ाई का हथियार होगा। संविधान हथियार है। हथियार इसलिए है कि हम लोग यहाँ चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, उसमें हथियार के रूप में 19 आर्टिकल डाला हुआ है। 19 आर्टिकल्स है। अधिकार है क्या? किस चीज का अधिकार है? संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, अपनी बात को रखने का, अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति देने का, ये सारा चीज है 19 में। तो ये बात आप लोग को ध्यान में साहब ने बताई, अर्जुन सिंह जी ने। इक्वालिटी 14 में, एजुकेशन 16 में, इंप्लीमेंटेशन, ये सारा चीज फंडामेंटल राइट वो क्या है? हथियार है। उस हथियार पर अटैक, वो हथियार ही नहीं रहे, ऐसा अटैक कर रहा है। तो एसीबीसी के माध्यम से क्रीमी लेयर लगा करके ओबीसी को 27% रिजर्वेशन से च्युत करने का और इनको आपस में झगड़ा लगाने का, और यही चीज शेड्यूल कास्ट में ला करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स यानी शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं, जैसे साहब ने बताई कि वहां लड़ाई धनगर जो है वो लड़ रहा है। धनगर वहां शेड्यूल ट्राइब में है और धनगर बिहार में क्या है? ईबीसी में है। सर धनगर जो वहां शेड्यूल ट्राइब्स है वो गणेरिया है, गणेरिया है। हमारे यहाँ पाल है, गणेरिया है ना? वो धनगर और यहाँ पाल गणेरिया। वहां धनगर जो है शेड्यूल ट्राइब्स में है और यहाँ ईबीसी में, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में। ब्राह्मणों का हथियार, ब्राह्मणों का षड्यंत्र, एक ही जाति को वहां शेड्यूल ट्राइब्स में डाला, शेड्यूल ट्राइब्स बनाया और यहां ईबीसी। अरे भाई ईबीसी उसने नहीं बनाया, शेड्यूल ट्राइब भी नहीं बनाया, हमारे महापुरुष ने दिया, बनाया। क्यों बनाया? उनके अधिकार संचित रहे इसके लिए। लेकिन ब्राह्मणों ने जो जातियां निर्मित की, उस आधार पर वहां जो है हमारे महापुरुषों ने उस जातियों को काटने के लिए वहां पर शेड्यूल ट्राइब्स में गजट किया होगा। वो भी हमारे महापुरुष डिस्कशन एंड डिबेट से किए होंगे। तो वहां पर अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ब्राह्मण कहेंगे ये तो तुम्हारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का दिया हुआ है। लड़ाई होगी, आपस में ही लड़ाई होगी। तो इस लड़ाई को अगर समेटना है तो क्या करना होगा? क्योंकि हर बिंदु पर वो लड़ाना चाहता है। इसी के लिए इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन आईपा का गठन किया गया और आईपा स्वायत्त संगठन नहीं, बल्कि यह है आछूट संगठन है। बामसेफ आछूट संगठन है। बामसेफ के 100 आछूट संगठन में 89 आछूट संगठन अभी कार्यरत है। अब आप के दिमाग में चलने लगा होगा बिहार में कहां 89 आछूट संगठन? साथियों बामसेफ है नेशनल वाइड संगठन है और नेशनल वाइड संगठन होने के नाते 28 राज्यों में है, 6,743 जातियों में है। बिहार में 38 जिला है। बिहार में भौगोलिक दृष्टिकोण और सोशली क्राइटेरिया के आधार पर यहां तो शेड्यूल कास्ट 22 है, महाराष्ट्र में 22 से ज्यादा है ना? तो ये बात जो, इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन बामसेफ का आछूट संगठन है और बामसेफ है जो है वह क्या है? इंप्लाइयों की संगठन है। इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल जो है वह इंप्लाइयों की संगठन है, लेकिन प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ है।
जो इंजीनियर्स सेवा में, राज्य सरकारों के सेवा में है, वो भी इसके मेंबर हैं, और जो इंजीनियर्स राज्य सरकार की सेवाओं में नहीं है, केंद्र सरकार की सेवाओं में नहीं है, सेमी गवर्नमेंट की सेवाओं में नहीं है, अपना प्रोफेशनल चला रहे हैं, अपना प्रोफेशन चला रहे हैं। कोई आर्किटेक्ट पढ़ा हुआ है, वो नौकरी में नहीं आया, आर्किटेक्ट का काम कर रहा है। कोई नक्शा नवीस ड्राफ्ट्समैन का पढ़ा, उस नक्शा नवीस का काम कर रहा है। कोई कंप्यूटर से बीटेक किया, वो नौकरी में नहीं गया, अपना कंप्यूटर का दुकान खोल करके वो वहां काम कर रहा है। प्रोफेशनल्स, उसको मिला करके ये संगठन है। तो बिहार, ये राज्य सरकार में जो लोग हैं उन पर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। वो बामसेफ के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, और जो नौकरी में है, और इंजीनियर्स जो है, जो राज्य सरकार के नौकरी में है, केंद्र सरकार के नौकरी में है, सेमी गवर्नमेंट में है, उन पर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, प्रोफेशनल्स पर नहीं लागू। हम लोग ये चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? प्रोफेशनल्स जो इंजीनियर्स है वो आगे बढ़कर के आईपा में कार्य करे। ये चाहते हैं, और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर प्रोफेशनल्स लोग आकर इसको कमांड को संभालते हैं, तो हम जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा में जो लोग हैं, वह है उनकी जो रिक्वायरमेंट है और संगठन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। जैसे बामसेफ कहीं दिखाई देता है? कम दिखाई देता है ना। कहां दिखाई देता है बामसेफ? हॉल में दिखाई देता है। बामसेफ हॉल में दिखाई देता है। बामसेफ बड़े बड़े टेंट लगा करके दिखाई देता है। अधिवेशन में, राज्य अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कि मिनी सेक्रेटेरिएट हम चला रहे हैं, लोकसभा चला रहे हैं, तो वहां दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब, हम लोग इतिहास भूगोल की जानकारी, अपने महापुरुषों के लड़ाई और आंदोलन की जानकारी आप तक डिलीवर करके, हम तैयार करके, अवेकनिंग करके, आपको जगा करके, जोड़ करके इस आंदोलन के साथ हम जोड़ना चाहते हैं। और जोड़ने के लिए ये आईपा नाम की संगठन बनी है, इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन। साथियों, बामसेफ जो है कर्मचारियों की है, कर्मचारियों के लिए नहीं। अब आप लोगों को ताजुब लग रहा हो, कुछ साथियों ने बताया, कहा कि जो संगठन है वो संगठन अगर नेटवर्क हमारा होता है, प्रत्येक जिला में होता है, प्रत्येक सब डिवीजन में होता है, होना चाहिए। इसके लिए 2001 में बामसेफ ने एक प्लान बनाया। और प्लान कौन सा बनाया? चलो गांव की ओर। किसके लिए? बामसेफ के लोग इंप्लाई हैं, रात में जा सकते हैं, दिन में 1 घंटा हॉल में जाकर के गांव के पंचायत भवन में या सामुदायिक भवन में अपने लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को बुला करके लेसन दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ओपन में काम करने के लिए संगठन ने भारत मुक्ति मोर्चा बनाया, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बनाया, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ बनाया, भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग बनाया। ये सारा संगठन बना करके रखा हुआ है। और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ में इंप्लाई जो महिलाएं हैं वो है, भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग में जो नॉन इंप्लाई महिला है वो है। तो इस बात को ध्यान में रख करके ये आंदोलन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बनाना और उसको प्रतिपादित करने के लिए ये संगठन काम कर रही है। और आईपा जो है वह इंजीनियर्स की संगठन है, और इंजीनियर्स में टॉप से बॉटम, जूनियर इंजीनियर से लेकर के इंजीनियर इन चीफ तक। अब इंजीनियर चीफ एकल पद होने के चलते शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के हाथ से निकल गया है, करीब करीब सर, एकल पद होने के चलते इंजीनियर चीफ।
और निकल गया है। तो साथियों, इस बात को ध्यान में रख करके जूनियर इंजीनियर से लेकर के इंजीनियर इन चीफ तक, यानी चीफ इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ तक इसके मेंबर होंगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं जो इंजीनियर्स है, इसके मेंबर्स और पदाधिकारी होंगे। और बिना इंजीनियर्स के संगठन को मजबूत किए, क्यों? इसके पास विजन होता है, विजनरी होता है। विजन की किस बात की होती है? इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल है तो एक बात मैं कह दूं, थोड़ा कंट्राडिक्टरी है। हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, फूले, संत रैदास, कबीर, ये बहुत, संत रैदास और कबीर तो कभी पढ़े ही नहीं, फूले ने पढ़ा थोड़ा। और आज हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं अपने महापुरुषों के दिए हुए अधिकार के बदौलत, तो हम लोगों को आंदोलन चलाने के लिए ये इंजीनियर्स वर्क जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। क्यों है? इसके पास इंटेलेक्चुअलिटी है, बुद्धिमत्ता है, किसी को बताने का, समझाने का हुनर है। तीसरी बात, ये जो है इसके पास अर्थ भी है, पैसा भी है। कैसे पैसा है? नौकरी में है। और नौकरी में साहब बोल रहे थे, सीएल राय साहब, जब डीएन दत्ता साहब चंदा मांगते हैं, चंदा दे देते हैं। डीएन दत्ता साहब गलत बात करते हैं, हम लोग चंदा नहीं लेते हैं, पे बैक टू सोसाइटी पे बैक टू सोसाइटी लेते हैं। और पे बैक टू सोसाइटी का सिद्धांत है, चंदा का कोई सिद्धांत नहीं होता है। चंदा का क्या सिद्धांत है? चंदा का सिद्धांत है 10 रुपये का रसीद, 5 रुपये की रसीद, 51 रुपये की रसीद वो काटते हैं, स्वेच्छा से काटते हैं। यहाँ स्वेच्छा नहीं चलेगा पे बैक टू सोसाइटी में। पे बैक टू सोसाइटी हमारे महापुरुषों ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा? अपने कमाई का 20वां भाग यानी 5% अपने समाज के सही आंदोलन और लड़ाई के लिए आपको लगाना ही होगा। ये निर्देश पे बैक टू सोसाइटी। इसलिए साथियों, इस बात को ध्यान में रख करके आप लोग इस बात को अपने स्तर पर लेंगे। और ये 10 डॉक्टर, 20 वकील, 20 इंजीनियर, 30 वकील की जो मामला है, ये हमारे समाज में आज के डेट में है। काका कालेलकर आयोग के समक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव रखा था। और वो प्रस्ताव क्या रखा था? हमारे लोगों को आगे बढ़ा दो, हमारे लोग लड़ाई लड़ लेंगे। अब काका कालेलकर आयोग को समझ में नहीं आया था आगे बढ़ाने का क्या मतलब है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काका कालेलकर को बोला, काका कालेलकर नाम है आयोग, जो काका कालेलकर आयोग ओबीसी का जो मंडल कमीशन बाद में आया, ओबीसी की जाति आधारित गणना करके और उसको रिजर्वेशन बहाल, रिप्रेजेंटेशन बहाल करने के लिए पहला आयोग राष्ट्रपति ने गठन किया था। उसका नाम काका कालेलकर आयोग था। काका कालेलकर आयोग में अध्यक्ष काका कालेलकर होते थे। उनके सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे लोगों को आगे बढ़ा दो, बढ़ने का अवसर दो, हमारे लोग संभाल लेंगे। नहीं समझ में आया तो उन्होंने कहा, क्या कहा? हमारे समाज में वकील बनने की अवसर दे दो, हमारे समाज में इंजीनियर बनने की अवसर दे दो, हमारे समाज में डॉक्टर बनने की अवसर दे दो। यानी कहने का मतलब यह है, पढ़ने का अवसर प्रदान करो। ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो वर्ण व्यवस्था में पढ़ने का अधिकार से आप वंचित किए गए। इसलिए साथियों, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ने काका कालेलकर आयोग के सामने रखा और यही कोट हम लोग करके आपको बता रहे हैं। तो साथियों, आज के तारीख में मैं ज़्यादा ही 4:47 हो गए, तो इस बात को कंक्लूड करते हुए तीनों सब्जेक्ट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट में पहले ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर लगाया और आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पर लगाया है। तो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया? ओबीसी अपना अलग लड़ता है, शेड्यूल कास्ट अपना अलग लड़ता है, शेड्यूल ट्राइब्स अपना अलग लड़ता है, अपना संगठन बनाता है, अपने जात का संगठन बनाता है, अपने अपने गांव का संगठन बनाता है, अपने अपने ब्लॉक का संगठन बनाता है। सबको एक साथ आना होगा, इसके लिए ये विषय रखा हुआ। ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी के जितने इंजीनियर्स हैं
एक साथ आ जाए, एक भी एट्रोसिटी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटी के इंजीनियर पर नहीं होगा। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वो दुश्मन के संगठन में काम कर रहे हैं। दुश्मन का संगठन कौन सा है? सेसा बेसा, है ना सर? समझे वो? शेड्यूल सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग एसोसिएशन, उसमें जाओ टॉप पर ब्राह्मण, बेसा में जाओ टॉप पर ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण मानसिकता के लोग। इतने दिनों से सेसा और बेसा है, क्या एक क्रीमी लेयर लगा ओबीसी का? सेसा और बेसा ने आंदोलन किया क्या? चर्चा भी कहीं नहीं। चर्चा भी नहीं किया। शेड्यूल कास्ट पर आया, क्या सेसा और बेसा ने इस पर चर्चा किया क्या? नहीं किया। तो जब दुश्मन के साथ में मिलकर के हम काम करते हैं तो दुश्मन कत्ल करेगा, आपको कत्ल से बचाने वाला नहीं। तो इसलिए साथियों, इस बात को ध्यान में रख करके ये सब सारी सब्जेक्ट रखा हुआ है। हमारे साथियों ने बहुत सारे सब्जेक्ट पर गंभीरता से चिंतन करते हुए आप लोगों को बताया है। आप लोग लिखे भी होंगे, अध्ययन भी कर रहे होंगे और अध्ययन करके फील्ड में बताने का काम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं इस सब्जेक्ट को और अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भारत, जय मूल निवासी, जय जोहार।